आप लोग देख रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन का लेक्चर 4। इससे पहले हम लोग देख लिए हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं और उसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब देखना है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसमें अंतर क्या होता है, उपयोग कहाँ किया जाता है और आगे भी बहुत सारी चीजें चैप्टर में पढ़नी है। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो देखिए चेहरा देखने में यानी ड्रेसिंग टेबल में किसका उपयोग होता है, समतल दर्पण का। ऐसे ही पनडुब्बी में पेरिस्कोप के रूप में किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण का। और तीसरा कमरा के जो कमरा होते हैं ना, रूम होते हैं, इनके सजावट में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको 3 उपयोग बतलाए, कहाँ कहाँ, कमरा के सजावट में, पेरिस्कोप के रूप में किस में, तो पनडुब्बियों में, और बतलाए हैं ड्रेसिंग टेबल के रूप में यानी कहाँ पे, तो चेहरा देखने के रूप में, यानी चेहरा देखने के लिए उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का। अब देखिए क्या होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जब एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का एक भाग हो। परावर्तक सतह का मतलब हुआ वह सतह जिस पर प्रकाश डाला जाए। ये देखिए ना, ये एक खोखले गोले का भाग है, अंदर में कलई किया गया है, इधर से बाहर हम प्रकाश डालेंगे तो परावर्तक सतह जो है ना, ये क्या है, एक खोखले गोले का भाग है। कहीं भी प्रकाश डालिएगा तो खोखले गोले का ही ये भाग है। तो अब देखिए अगर हम इसको, ये तो है आपका गोलीय दर्पण, अगर हम इसको क्या करते हैं, बीच से कट कर देते हैं। समझिएगा ये गोलीय दर्पण है, इसको हम बीच से कट कर दिए। ऐसे हम क्या किए, कट कर दिए। तो जब हम कट किए ना मेरे भाई, जब इसको कट किए तो ये 2 टुकड़ा में बट गया। अब जब 2 टुकड़ा में बटा तो इधर वाले टुकड़े को हम नाम देंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण मेरे भाई, याद रखिएगा ये जो आपका निकला ये है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और वो उधर वाला जो है साइड का, ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो ये है आपका अवतल दर्पण। ये 2 दर्पण हो गया। अब एग्जाम में पूछा जाता है उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो एक एक करके देखा जाए। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण तो आप समझ लिए। अब गोलीय दर्पण यहाँ देख रहे हैं 2 भाग में बांटे तो इसका 2 प्रकार हो गया। ऐसे ही गोलीय दर्पण के प्रकार देखिए, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ये पहला वाला उत्तल दर्पण, ये वाला अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। सबसे पहले देखा जाए उत्तल दर्पण। ये देख रहे हैं, ये जो है सतह इसका है उभरा है बाहर की तरफ, ये वाला इधर वाला देखिए इसका सतह उभरा है, यानी उत्तल दर्पण का सतह जो है ना बाहर की तरफ उभरा होता है। और जो हम लोग पेंट किए हैं, कलई किए हैं, रजतित किए हैं, ये धंसा हुआ भाग पे किए हैं। तो परिभाषा सिंपल सा है उत्तल दर्पण का, क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह मतलब जिस पर प्रकाश डाला जाता है वह सतह बाहर की तरह उभरा हो। देख रहे हैं बाहर की तरह परावर्तक सतह उभरा है, तथा कलई किया हुआ सतह, कलई मतलब जिस पर पेंट किया गया है वह सतह अंदर की तरह धंसा हो। देख रहे हैं अंदर की तरफ क्या है, धंसा हो, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझिए ऐसे। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह मतलब जिस सतह पर प्रकाश डाला जाता है वो बाहर की तरफ उभरा होता है, और जिस पर पेंट किया गया होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। ऐसे ही दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। अब तो ये रहा उत्तल दर्पण, जैसे इसी टुकड़े को हम यहाँ रखे हैं, जैसे में आप लोग एग्जाम में ये बना सकते हैं। अब देखा जाए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि एग्जाम में आता है। और देखा जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तब पढ़ा जाएगा कि अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है, इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तब दोनों में अंतर देखा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है। चलिए आगे भी देखा जाए। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिए। पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है, यानी आभासी कहिए या काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। यानी सुनिए, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा आभासी बनेगा। आभासी बनेगा तो सीधा होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और इतना ही नहीं वस्तु से छोटा बनेगा। याद रखना है। समतल दर्पण में कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, और उत्तल में वस्तु से छोटा बनता है। इन दोनों में यही अंतर है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कौन सा दर्पण
का उपयोग किया जाएगा। तो छोटा, अगर छोटा क्या चाहते हैं, इमेज चाहते हैं, छोटा प्रतिबिंब चाहते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करेंगे। काल्पनिक चाहते हैं, आभासी चाहते हैं, सीधा चाहते हैं, तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग हम लोग करेंगे, याद रखना है। तो इस दर्पण में हमेशा उत्तल दर्पण में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगला देखिए, याद रखना है आपको, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, अवकरता त्रिज्या हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। याद रखिएगा, इसका वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो, ये दोनों क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। कैसे होता है, ये देखिए, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मेरे भाई समझने का प्रयास करिएगा। उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, ऐसे यहाँ है ध्रुव, पी होता है पोल, ध्रुव, बस समझा रहे हैं, आगे आपको सब बतलाएंगे। ये ध्रुव है, तो देखिए अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे ना, तो ऐसे देखिए, अक्ष पढ़े होंगे, अक्ष पढ़े होंगे, तो देखिए इसको कहा जाता है मूल बिंदु। इधर की दूरी, इस मूल बिंदु से इधर की जो दूरी होता है ना मेरे भाई, धनात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। इधर आएंगे ना इधर, तो इधर माइनस में, ऋणात्मक होता है, नीचे भी माइनस में होता है, और ऊपर जाइएगा तो प्लस में होता है। सेम ऐसे ही ये उत्तल दर्पण है ना, तो यहाँ ध्रुव है, ध्रुव को क्या माना जाता है, मूल बिंदु। तो ये ध्रुव जो है ना मेरे भाई, दर्पण में आपका मूल बिंदु का काम करता है। तो इससे इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस होगा, प्लस। तो देखिए कभी भी ये उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है ना मेरे भाई, इधर होता है, इधर, यहाँ पे होता है एफ, तो ये फोकस है, यानी इस मूल बिंदु से इधर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। और इतना ही नहीं, एफ बराबर होता है r/2, यानी फोकस दूरी बराबर होता है, वो करता है त्रिज्या/2। तो जब ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इसका ये जो देख रहे हैं ना, इसका डबल होता है त्रिज्या, इस 2f का डबल होता है त्रिज्या, यानी इधर तक आएगा आपका, इधर तक आएगा त्रिज्या, समझे। यहाँ c होगा तो यहाँ तक आएगा त्रिज्या। तो ये जो होता है मेरे भाई, एफ हो चाहे आर हो, दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। तो वहीं लिखा गया है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी यानी एफ, और वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर, दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, और वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है, तो धनात्मक होता है। दोनों याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। अगला देखिए, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम धनात्मक होता है। कहने का मतलब क्या है, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। लेकिन 1 से कम का मतलब माइनस में नहीं, 0 नहीं मेरे भाई, 1 से कम होगा लेकिन धनात्मक होगा। याद रखिएगा, क्यों होगा, आपको बताए थे। आवर्धन निकालने के लिए आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो मेरे भाई कभी भी प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें छोटा बनता है। तो मानिए कि हम 2 मीटर का कपड़ा लिए हैं, समझना है, 2 मीटर का कपड़ा लिए हैं, 1 मीटर का इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो 1 मीटर ऊपर रखे, 2 मीटर कपड़ा था, तो 2 तो भाग दिए तो कितना है, 0.5। तो देख रहे हैं, ये आपका ना 1 से अधिक नहीं हुआ है, 1 से नीचे ही हुआ है। कभी भी सोच करके देखिए कि यहाँ से ऊपर बड़ा छोटा होगा तो 1 से कम ही आएगा। तो सेम ऐसे ही उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है लेकिन धनात्मक होता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है, एग्जाम में रहता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है, दिया रहेगा ऑप्शन, तो याद रखिएगा 1 से कम, समझे, या फिर धनात्मक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का अधिकतम आवर्धन का मान कितना होता है मेरे भाई, तो ये होता है आधा यानी 0.5 या 1/2। ये उत्तल दर्पण का अधिकतम आवर्धन है, यानी उत्तल दर्पण, कोई भी उत्तल दर्पण हो, उसका आवर्धन कभी भी निकलेगा ना, तो अधिक से अधिक कितना जाएगा, हाफ यानी 0.5। याद रखना है, आपको निकाल करके भी दिखाए, क्वेश्चन आता है तो निकाला जाता है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्यों। तो देखिए, आपको हम पढ़ाए थे, अपसारी का मतलब, अपसारी किरण पुंज पढ़ाए थे ना, जब बहुत सारी प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैलने लगे तो अपसारी होता है। तो क्यों कहा जाता है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, यहाँ नोट के रूप में लिखे हैं, 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ये देखिए, ये पहले ये समझिए उत्तल दर्पण है, और जब हम इस उत्तल दर्पण से क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, इस उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, या इस उत्तल दर्पण पे हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को डालेंगे, तो क्या होगा, चूंकि ये दर्पण है तो परावर्तन होगा। तो देख रहे हैं, इधर से हम प्रकाश की किरण को यहाँ से डालें और ये गया, और ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। फिर यहाँ से हम डालें और फिर ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। अच्छा, ये जो बीच में देख रहे हैं ना, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। वह अक्ष देखिए, वह रेखाखंड जो ध्रुव से किसको मिला है, केंद्र को मिला है, उसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी हम प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब अलग अलग दिशा में परावर्तित हो जा रही है। इधर से डाले, इधर से परावर्तित हो गई, देखें, इधर से डाले, परावर्तित हो गई।
ऐसा लग रहा है कि ये जो उत्तल दर्पण का फोकस है ना, यहीं से निकल करके सभी किरणें अलग अलग दिशा में फैल रही है, तो इसीलिए आपको उत्तल दर्पण का अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब समझ में नहीं आया तो देखिए ऐसे समझिए, देखिए जब उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है, ये उत्तल दर्पण है, इससे प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है, तो परावर्तन के बाद यहाँ क्या हुआ, परावर्तन हुआ है। परावर्तन के बाद अलग अलग दिशा में फैलने लगती है जो किरणें है ना, परावर्तन के बाद अलग अलग दिशा में फैलने लगती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरण को उत्तल दर्पण पे डाला जाता है तो परावर्तन के बाद वो सभी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में फैलने लगती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। सो सिंपल सा है। तो ये रहा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखिए कैसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का ना छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएगा, कौन सा दर्पण का किया जाएगा मेरे भाई, उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा होता है, जो उस प्रतिबिंब सीधा होगा वह आभासी काल्पनिक होता है। समझे? ऐसे ही पूछा जाएगा उत्तल दर्पण का क्या होता है, फोकस दूरी होता है तो क्या होता है, धनात्मक। अवकर्ता त्रिज्या पूछा जाए तो धनात्मक। अच्छा, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है तो कितना होता है, हमेशा 1 से कम होता है लेकिन धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का अधिकतम आवर्धन होता है तो हाफ होता है, हाफ यानी 1/2 या 0.5। ऐसे ही उत्तल दर्पण का अन्य नाम क्या है, अपसारी दर्पण। या अपसारी दर्पण के नाम से किस दर्पण को जाना जाता है, तो उत्तल दर्पण को। या उत्तल दर्पण का अन्य नाम क्या है, अपसारी दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है कि उत्तल दर्पण पे हम बहुत सारी प्रकाश की किरण को डालते हैं तो परावर्तन के बाद वो अलग अलग दिशा में बिखरने लगती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। ये देख रहे हैं उत्तल दर्पण है, लग रहा है कि ये एफ जो है इसके फोकस दूरी से सभी प्रकाश की किरणें निकल करके बाहर फैल रही है, यही कारण है कि उत्तल दर्पण को मेरे भाई अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब चलिए उत्तल दर्पण का ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का 2 उपयोग या 3 उपयोग या 4 उपयोग लिखे, एग्जाम में 2 नंबरिया क्वेश्चन के रूप में आता है, तो चलिए उसको भी देखा जाए। उसके बाद अवतल दर्पण का डिटेल स्टडी किया जाएगा, फिर इन दोनों में अंतर फिर आगे देखा जाएगा। तो ये देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का 2 उपयोग या 4 उपयोग लिखे, तो क्या लिखेंगे सुनिए। पहला उपयोग स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट समझते हैं, अरे गली चौराहा में, अगर आप गांव में रहते हैं तो गली चौराहे में जो बल्ब लगा होता है, जो लाइट लगा होता है ना, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। कैसे पता चलेगा, जब कोई भी बल्ब हो और समझिए कि वो प्रकाश को क्या करता है, गोट नहीं फेंकता है, मतलब ना क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। अगर वो प्रकाश को फैला करके फेंकता है तो समझिएगा कि वो जो बल्ब है ना, उस बल्ब में कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो देखते हैं गली चौराहे में जो लाइट लगा होता है ना, वो प्रकाश को फैला करके फेंकता है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट उसको कहा जाता है। तो स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ऐसे ही मोबाइल फोन, देखिए टॉर्च अगर आप मारेंगे मोबाइल फोन का तो प्रकाश को फैला करके फेंकेगा, तो उसमें आपका होता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। सेम ऐसे ही बड़ी इमेज को छोटा, अच्छा बड़ी इमेज कोई भी हो और उसको छोटा में बदलने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। आगे देखिए साइड मिरर के रूप में, आप गाड़ी जो चलाते हैं ना तो कान के तरफ, कान जैसा दोनों तरफ होता है ना, कान जैसा जिसमें लगा होता है दर्पण, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि साइड मिरर, पश्च दर्पण, पश्च बोलता है, पश्च दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। एग्जाम में आता है, इसको याद रखना है। अगला देखिए सुरक्षा उपयोग, जैसे एटीएम, अच्छा एटीएम मशीन होता है ना, उसके सुरक्षा हेतु किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। ऐसे ही सिग्नल बत्तियों, अच्छा आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे ना, तो सिग्नल की बत्तियां होती है जो ट्रेन को संकेत करती है आ रहा है, ट्रेन को आ रही है कि नहीं। तो जो सिग्नल बत्ती होती है ना, उसमें जो दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऐसे ही धूप के चश्मा, अच्छा धूप के लिए जो चश्मा बना होता है कि टहटहाते बहुत लहलहाते धूप है, उसमें पहन करके जाने के लिए जो चश्मा बना होता है, तो उसको धूप का चश्मा बोला जाता है। उसके लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, चश्मे में उत्तल दर्पण वो होता है। समझे? ऐसे ही ये है उपयोग। एग्जाम में इसमें से ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, याद रखिएगा। और देखिए अवतल दर्पण को देखा जाए, जिसे कॉन्केव मिरर कहा जाता है। अच्छा ये देखिए यही था अवतल दर्पण, पीछे आपको बतलाया यही था। अब इसमें प्रकाश को इधर से हम भेजेंगे भाई, तो प्रकाश को देख रहे हैं, जो ये खाल भाग है, धंसा हुआ भाग पे प्रकाश जा रहा है। अच्छा जो उभरा हुआ भाग है ना, इस पे क्या है, रजितित है, कलई किया गया है, तो यही है आपका अवतल दर्पण। अब डिफिनेशन कैसे देंगे सुनिए अवतल दर्पण का। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब जिस पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डाले हैं, देखिए परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, देख रहे हैं जिस पर प्रकाश डाले हैं वो अंदर की तरफ धंसा है, तथा रजितित
रजतित भाग, यहाँ पर रजतित भाग है, बाहर की तरफ उभरा हो। रजतित मतलब जिस पर पेंट किए हैं वो जो भाग है ना, बाहर की तरफ क्या है, उभरा हो, तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। एक बार और अच्छा से समझिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, और रजतित भाग मतलब कलई किया हुआ भाग मतलब पेंट किया हुआ भाग बाहर की तरफ उभरा हो। यानी वह दर्पण जिसका कलई किया हुआ भाग क्या हो, बाहर की तरफ उभरा हो तथा परावर्तक सतह धंसा हो, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। यानी रजतित भाग, पेंट किया हुआ भाग, कलई किया हुआ भाग जो होता है बाहर की तरफ उभरा होता है, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। चलिए अब देखा जाए कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। फिर समतल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो देखिए यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है या बनता है। सुनिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं, देखिए सुनिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक, यानी काल्पनिक भी हो सकता है, आभासी काल्पनिक को ही बोला जाता है, यानी काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, सीधा और उल्टा भी हो सकता है। सुनिए उल्टा भी है, यहाँ उल्टा छूट गया, उल्टा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और वस्तु के आकार का भी हो सकता है। ऐसे याद रखिएगा। सुनिए समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता था, आभासी बनता था। उत्तल दर्पण में भी आभासी बनता था, और समतल दर्पण में वस्तु के आकार का बनता था। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता था, लेकिन अवतल दर्पण सब वैरायटी रखता है। छोटा प्रतिबिंब चाहिए तभी भी अवतल दर्पण बनाएगा, बड़ा चाहिए तो अवतल दर्पण बनाएगा, वस्तु के आकार के चाहिए अवतल दर्पण बनाएगा, उल्टा चाहिए अवतल दर्पण बनाएगा, सीधा चाहिए अवतल दर्पण बनाएगा, वास्तविक चाहिए अवतल दर्पण बनाएगा, काल्पनिक आभासी चाहिए अवतल दर्पण बनाएगा। यानी सभी दर्पणों का बाप कह सकते हैं अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हर एक तरह का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, वस्तु के आकार का, काल्पनिक, आभासी, हर एक तरह का प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण, तो आपका अवतल दर्पण, याद रखिएगा। सेम ऐसे ही सुनिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवकर्तक त्रिज्या दोनों क्या होता है, तो दोनों का दोनों ऋणात्मक होता है मेरे भाई। यहाँ याद रखिएगा ऋणात्मक, यानी माइनस में होता है, ऋणात्मक दोनों याद रखिएगा। अवतल दर्पण का एफ और आर, एफ यानी फोकस दूरी, आर यानी वक्रता त्रिज्या, दोनों क्या होता है, ऋणात्मक मतलब माइनस में होता है। याद रखिएगा। सुनिए ऐसे एग्जाम में आता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है क्या होता है, ऋणात्मक, और उत्तल का पूछे तो धनात्मक। ऐसे ही अगला देखिए, सुनिए अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण का जो आवर्धन का मान होता है ना, तो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अवतल दर्पण, या ऐसे बोल सकते हैं, या अवतल दर्पण का आवर्धन का मान एक से छोटा, एक के बराबर और एक से बड़ा हो सकता है। याद रखिएगा हमेशा और हमेशा समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, एक, और एक से छोटा किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का। लेकिन एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, किसका, तो अवतल दर्पण का आवर्धन का मान। आगे देखिए, अवतल दर्पण का आवर्धन का मान अधिकतम कितना होगा, एक होगा, अधिकतम मान होगा एक। अब क्वेश्चन सुनिए, समतल का तो हमेशा एक ही होता है, उत्तल का अधिकतम, उत्तल दर्पण का अधिकतम आवर्धन कितना होता है, हाफ। अगर हम पूछे अवतल दर्पण का अधिकतम आवर्धन, तो याद रखिएगा एक, एग्जाम में आता है। सुनिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अच्छा अभिसारी हम पढ़ाए तो अभिसारी, जब बहुत सारी प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पे मिले तो अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, कहीं ना कहीं अवतल दर्पण क्या करता होगा, प्रकाश की किरणों को मोड़ता होगा, तभी कहा जाता है ना। हाँ मेरे दोस्त, तभी कहा जाता है। सुनिए जब पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो यहाँ नोट में लिखे हैं, इसी को चपका दीजिएगा। जैसे क्यों कहा जाता है, जब अवतल दर्पण से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है, यह है अवतल दर्पण, इससे प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं, तो परिवर्तन के बाद, ये देखिए परिवर्तन के बाद सभी किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलने लगती है, ऐसे समझिए। ये है अवतल दर्पण मेरे भाई, ये मुख्य अक्ष है। हम यहाँ से जब प्रकाश की किरण को गुजारेंगे ना, तो गुजारेंगे तो परिवर्तित होगा, तो यहाँ से क्या हुआ, चला गया, ये एफ है, एफ। फिर हम क्या किए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को लाए, तो फिर परिवर्तन हुआ, तो यहीं से गुजरेगा, ये एफ से ही गुजर गया, देख रहे हैं, ऐसे होता है। इधर से भी हम मुख्य अक्ष के समांतर डाले, तो ये आए ना, तो ये देखिए ये आपका मुख्य, ये फोकस से इधर चला गया, फोकस से होकर यहां से भी हम गुजारे, तो ये देखिए फोकस से चला गया। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणों को ये क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, एक बिंदु पर ला करके फोकस में मिला रहा है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो कैसे एग्जाम में लिखिएगा कि जब अवतल दर्पण पे बहुत सारी प्रकाश की किरण को डाला जाता है, तो अपवर्तन के बाद वो सभी प्रकाश की किरणें आ करके उसके एक बिंदु एफ पर मिलने लगती है, इसीलिए अवतल दर्पण को
अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऐसा आप चपकाएंगे। तो सुनिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है मेरे भाई, एक बार देख लो। पूछा जाएगा किसी दर्पण का कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक केवल बनाएगा अवतल दर्पण। ये वास्तविक भी बनाएगा, काल्पनिक भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, उल्टा भी बनाएगा, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, हर एक तरह का बना सकता है प्रतिबिंब कौन, अवतल दर्पण। आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। अब सुनिए, इसका क्या होता है, फोकस दूरी और कर्ता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक माइनस में होता है। ऐसे ही इसका आवर्धन इसका आवर्धन क्या हो सकता है, माइनस प्लस दोनों में हो सकता है, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। और इसका आवर्धन का मान एक भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, आवर्धन का अधिकतम मान कितना होता है मेरे भाई, एक होता है। याद रखिएगा, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। आगे ऐसे ही अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण के नाम से। अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण से जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन के बाद सभी किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलने लगती है। इसीलिए हम लोग ये जो अवतल दर्पण है ना, इसको अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अब चलिए देखा जाए कि अवतल दर्पण का ना उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दो नंबरीय क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग या 3 उपयोग लिखें। तो उपयोग देख लिया जाए, फिर देखा जाएगा मेरे भाई उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंस क्या होता है।